जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सूरज चौधरी और हम लोग अभी पिछले वीडियो में बात किए थे, थोड़ा बेसिक बायोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि बायोलॉजी क्या होती है, उसके कितने ब्रांच होते हैं और उसके फादर कौन कौन से हैं। उसको हम लोगों ने क्या किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो पे चले जाइए और उसको देख लीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सेल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ये सिर्फ क्लास 9th ही नहीं, कोई भी अगर देख रहा है जिसको सेल समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो वो हमारे चैनल का वीडियो देखे और उसको पूरा का पूरा सेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या सेल को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर हो जाता है, क्या है वो, सेल है। ठीक है, तो सेल को हम लोगों को क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक, तो देखिए जो सेल है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कोशिका कहते हैं। ठीक है, सेल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब सेल के बारे में आपको बेसिक जानकारी से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको पूरा का पूरा सेल में समझा दूंगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट में वीडियो आएगा, लेकिन सारा का सारा चैप्टर आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो सेल जो है, सेल की स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई, किस ब्रांच में करते हैं, बायोलॉजी के किस ब्रांच में करते हैं, तो वो हो जाता है आपका साइटोलॉजी। ठीक है, तो जिस ब्रांच में हम लोग सेल को पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो कोई पूछे आपसे कि बताओ सेल को हम लोग बायोलॉजी के किस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए देखिए, लिखते हैं यहां पे हम लोग, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट, क्या हो जाएगा भाई, इन व्हिच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में पढ़ेंगे, वी स्टडी अबाउट सेल, क्या हो जाएगा, सेल, इट्स फंक्शन, क्या, इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर is known as साइटोलॉजी, is known as साइटोलॉजी। ठीक है, ये आपका हो गया, ये जो आपका साइटोलॉजी है इसको हमने डिफाइन कर दिया। तो क्या डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट सेल, इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए आपको साइटोलॉजी में सिर्फ सेल के बारे में ही नहीं पढ़ना है, अब सेल को पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ उसका फंक्शन क्या है ये आपको पढ़ना है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो साइटोलॉजी की क्या हो गई, ये कंप्लीट डिफिनीशन हो गई। ठीक, अब फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछे भाई, कोई कहे भैया बताओ कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। ठीक, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो जाएंगे भाई, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। क्या, फादर ऑफ साइटोलॉजी मींस कोशिका विज्ञान। हम लोग साइटोलॉजी को क्या कहते हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं, कोशिका विज्ञान। ठीक, क्या है भाई, कोशिका विज्ञान का अगर कोई कहे कि जनक कौन है तो आप क्या कहोगे, रॉबर्ट हुक कहोगे। ठीक, अब रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हमको। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने सेल की खोज भी की थी, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और रॉबर्ट हुक ने एक अपनी किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है भाई, माइक्रोग्राफिया। ठीक, रॉबर्ट हुक की जो बुक थी उसका नाम क्या है भाई, माइक्रोग्राफिया जो है इनकी किताब का नाम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको ये चीजें याद रखनी है, अलग से आपको ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी किताब लिखी थी, माइक्रोग्राफिया लिखी थी। ठीक है, अब जब रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक लिखी थी तो सेल को हम लोग कहते हैं कि सेल के फादर रॉबर्ट हुक हो जाते हैं। ठीक है, और सेल की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये हो गया थोड़ा सा साइटोलॉजी के बारे में। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेल। ठीक है, तो सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने उसके डिफिनीशन को याद किया होगा कि सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लिविंग बीइंग, ठीक है। तो सेल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या, कोशिका को अब हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई, कोशिका को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो सेल की डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। तो सेल की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या हो जाएगा भाई, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए सेल क्या है, कोशिका हमारी संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो जाता है संरचनात्मक, और फंक्शनल का मतलब हो जाता है कार्यात्मक, यूनिट का मतलब हो जाता है इकाई। तो कोई कहे कोशिका क्या है, कोशिका का तो हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या है, इकाई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब जो सेल होती है ये बायोकेमिकल कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। सेल किससे बनी होती है, बायोकेमिकल कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सेल इज मेड अप ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड। क्या हो जाता है भाई, बायोकेमिकल कंपाउंड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे या फिर बायोकेमिकल कंपाउंड में उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अभी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको सेल के बारे में ध्यान रखना है, ठीक। ये हो गया दूसरा। अब जो सेल होती है भाई, ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेल है, तो सेल के ऊपर सबसे बाहरी लेयर क्या हो जाता है, ये हम एनिमल सेल की जब बात करेंगे तो एक लेयर पाई जाती है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वही हम लोग अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ईच सेल इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हर एक कोशिका क्या होती है, ईच सेल इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन या फिर आप क्या कह देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। देखो भाई हर एक कोशिका क्या होती है, घिरी हुई होती है। अब वो किससे घिरी हुई है, चाहे आप उसको सेल मेम्ब्रेन कहो, चाहे आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, ठीक है। चाहे आप उसको क्या कहो, सेल मेम्ब्रेन कहो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करो, ठीक है। अब और एक पॉइंट आप लोग लिखते हैं कि जो हर एक सेल होती है, ठीक है, हर एक सेल जो होती है उसके पास क्या होता है, उनका खुद का प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। उनका खुद का क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक। तो हर एक जो कोशिका आपकी हो जाती है उनका क्या होता है भाई, उनका खुद का प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, ठीक। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग कह देते हैं लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। क्या कहते हैं भाई, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो कोशिका होती है उसका खुद का साइटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक। कोई भी सेल हो तो ईच सेल हैव, क्या लिखेंगे आप, ईच सेल हैव इट्स ओन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हर एक जो कोशिका होती है उसके पास उसका खुद का साइटोप्लाज्म होता है और क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। किसको ध्यान में रखना है, कोशिका के बारे में कोई आपसे पूछे तो कहिए कि कोशिका क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या है, सेल इज मेड अप ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड। फिर ईच सेल इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईच सेल हैव इट्स साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। हर एक जो कोशिका होती है उसके पास खुद का साइटोप्लाज्म होता है और खुद का प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को आप लोग जीव द्रव्य कह देते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म को। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है किसको, प्रोटोप्लाज्म को, ठीक। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसको कोई आपसे पूछ ले तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म किन किन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक कोशिका है, कोई एक कोशिका है, उसके बीच में क्या होता है भाई, एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं भाई,
केंद्रक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? केंद्रक कह देते हैं। अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक, हर एक जो कोशिका होती है उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक, अब ये जो लेयर हो जाती है इसको आप लोग क्या कह देते हैं? अभी मैंने बताया था कि हर एक कोशिका जो होती है वो सराउंडेड होती है, चाहे उसे आप सेल मेम्ब्रेन कहो, चाहे आप उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो। ठीक है, अब उसके अंदर जो ये लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है इसको आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी आपको कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ मिल जाएगा, इसको आप लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन दोनों चीजों को आप जब साथ में मिला देंगे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म आपका क्या हो जाता है? प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है भाइयों? बताओ। प्रोटोप्लाज्म जो है आपका साइटोप्लाज्म के साथ में जब आप मिलाओगे किसको? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो जो आपका प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, जिसको आप लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कह देते हो, वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को साथ में हम लोग क्या कह देते हैं भाई? प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो लिक्विड सब्सटेंस पाया जा रहा है उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि साइटो का मतलब हो जाता है सेल। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है लिक्विड सब्सटेंस उसको हम लोग कह देते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, इन दोनों को मिला होगा क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो सेल है उसकी खोज किसने की। ठीक, तो सेल अभी हमने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि जो फादर ऑफ सेल हैं वो कौन है भाई? रॉबर्ट हुक। ठीक है, डिस्कवरर ऑफ सेल। डिस्कवरर ऑफ सेल कौन है? डिस्कवरर ऑफ सेल कौन हो जाते हैं? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेड सेल की खोज कर डाली। किसकी? डेड सेल की इन्होंने खोज की। ठीक, अब रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका को खोजी? डेड सेल को खोजा। किस सेल को खोजा? डेड सेल को खोजा। और कहां पे खोजा? कार्क में खोजा। ठीक, कार्क में खोजा। ठीक है, जब आप देखेंगे, जो पेड़ देखेंगे उसके ऊपर जो लेयर होती है, छाल होता है, बार्क कह लीजिए, ठीक है, उसमें देखा तो उन्होंने क्या देखा? उनको कुछ स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया था? उनको कुछ बी हाइव के जैसा स्ट्रक्चर या फिर हनी बी के कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया था, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। और उन्होंने क्या कहा था भाई? उसको सेल नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने उसको क्या कहा? सेल कहा। लेकिन वो सेल कैसी थी? डेड थी। अब बात उसके बाद सन 1674 की है। कब की है? सन 1674 की है। एक साइंटिस्ट और आ जाते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट और आ जाते हैं जिनका नाम क्या होता है? एंटन वान ल्यूवेनहॉक। तो आप लोग ल्यूवेनहॉक ही याद रखेंगे, ल्यूवेनहॉक। ठीक, कब? 1674। कब भाई? 1674 में ये आते हैं और ये एक लिविंग कोशिका की खोज कर डालते हैं। किसकी? लिविंग कोशिका की खोज करता कौन है? तो आप कहेंगे ल्यूवेनहॉक है, एंटन वान ल्यूवेनहॉक है। इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने लिविंग सेल को खोजा था। लिविंग सेल को खोजा था। अब कोई कहे कि बताओ, इसको तो आपने कहा था कि कार्क में खोजा था, तो लिविंग सेल को कहां पे खोजा था? तो लिविंग सेल को खोजने के लिए जो ल्यूवेनहॉक थे ये घूमने गए थे। और घूमते घूमते, जैसे मान लो आप अभी घूमने गए हो और कहीं आपके आसपास तालाब मिल जाए और उस तालाब में से आप थोड़ा सा पानी ले आओ और उसी पानी को जब आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे रख करके देखो तो उस पानी में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे, उसी को उन्होंने क्या कहा? लिविंग सेल कहा। ठीक, तो ल्यूवेनहॉक जो थे वो गए थे घूमने और तालाब से वो थोड़ा सा पानी ले आए थे और अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में इन्होंने जब उस पानी को स्लाइड पे रख के देखा तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको कुछ मूवमेंट करता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? ये लिविंग सेल है। ठीक, तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी भाई? ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि उन्होंने जब खोजा तो आखिर किसमें खोजा? ठीक, किसमें खोजा? जब तालाब में आप जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ क्या मिलेगा? स्पायरोगायरा मिल जाएगी। ठीक है, उसको एल्गी जो होती है, उस एल्गी में काई आप कह सकते हैं, उसमें क्या होती है?
स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो एल्गी थी उसी को इन्होंने देखा था अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, ये लिविंग सेल है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कुछ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा सेल थ्योरी, ठीक है, फिर और आगे हम लोग बात करेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखो भाई जो सेल है, कुछ तो भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के या एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं भाई, यूनिसेलुलर कह देते हैं। और कुछ जो होते हैं मल्टी का मतलब हो जाता है मेनी, मतलब कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने हो, उनको आप क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहोगे भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर के बने हो, सिंगल सेल से मिलकर के बने हो, उसको आप क्या कह देते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। जो एक ही सेल से मिलकर के बना होगा भाई, तो वो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, मतलब हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा कौन सा जानवर है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके पास अमीबा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अमीबा आपको दिखाई नहीं देता है, ये यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है। क्या है भाई, यूनिसेलुलर एनिमल है अमीबा, ठीक है। यूनिसेलुलर एनिमल क्या है, अमीबा है, ठीक। अब जब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग खुद आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग खुद उसमें आ जाते हैं, या जो भी एनिमल आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल में आते हैं, ठीक। अब उसके बाद एक थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है सेल थ्योरी, ठीक। सेल थ्योरी को भी हम लोग समझ लेते हैं, और इसी वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, ठीक है, सेल थ्योरी क्या है, ठीक। तो भाई सेल की खोज हुई, अब उसके बाद सेल के बारे में कई सारे लोगों ने बताया, जिसमें से आपके पहले थे रॉबर्ट हुक, जिनको फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है या फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, उनकी एक किताब है माइक्रोग्राफिया। उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट आए लेवेनहॉक, उन्होंने लिविंग सेल की खोज की, और आपने देखा कि जो सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक। तो फादर ऑफ सेल थ्योरी अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक, तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल थ्योरी कब और किसके द्वारा दी गई, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है 1855 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर विर्चो। आर विर्चो ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, उससे पहले की बात है सन 1838, 1838 और 1839। यहाँ पे थे स्लाइडेन थे, ठीक है, स्लाइडेन थे, और यहाँ पे थे भाई स्वान। कौन थे भाई, स्वान थे। तो एक साइंटिस्ट सन 1838 में आते हैं जिनका नाम स्लाइडेन होता है, फिर उन्हीं के एक साल के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या होता है, स्वान होता है। ये दोनों लोग कहते हैं कि जितनी भी, क्योंकि ये कौन रहते हैं, ये बॉटनिस्ट रहते हैं, ठीक है, ये बॉटनी के वैज्ञानिक हैं, और ये किसके हैं भाई, ये जूलॉजी के वैज्ञानिक हैं। तो जो बॉटनी का है वो किसके बारे में बताएगा, प्लांट के बारे में बताएगा, और जो जूलॉजी का है वो किसके बारे में बताएगा, एनिमल के बारे में बताएगा, ठीक। तो इन दोनों ने बताया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सब किससे मिलकर के बने हुई हैं, सेल से मिलकर के बने हुई हैं। लेकिन अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं आर विर्चो, ठीक, आर विर्चो, ये 1855 में आते हैं, और ये कहते हैं अपने लैंग्वेज में कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब सब लोग सोचते हैं भाई ये क्या चिल्ला रहे हैं कि ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या होता है, ये तो पगला गए हैं क्या रडाल बिरचो। लेकिन जब बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया तो वो चिल्ला रहे थे कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पहले से प्रेजेंट कोशिकाओं से आती हैं, मींस ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनके कहने का मतलब क्या था
की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब कहां से आई भाई, जितनी भी कोशिकाएं हैं सब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई हैं। तो आरबीएचओ का कथन था कि ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो सेल पहले से प्रेजेंट है वही क्या करती है, वही डिवाइड करती है, उसी वही डिवीजन करती है और नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सेल थ्योरी में जो कुछ बताया गया कि सेल थ्योरी में बताया गया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। फिर उसके बाद बताया गया कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सेल। ठीक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे ओरिजिन उसकी हुई, उसकी ओरिजिन सेल से हुई। ठीक है, फिर उसके बाद ईच सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, हर एक कोशिका क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। बट ऑल द सेल्स टुगेदर परफॉर्म ए फंक्शन, हर एक कोशिका तो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, लेकिन जब सारी कोशिकाएं साथ में मिलती हैं तो वो एक काम को कर पाती हैं। ठीक है, ईच सेल्स हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस। ठीक है, हर एक कोशिका आपके बॉडी में पता नहीं कितने कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं, लेकिन फिर भी हर एक कोशिका के पास क्या है, उनका खुद का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, व्हिच इज द मेन परफॉर्मर ऑफ द सेल। अब जो न्यूक्लियस होता है उसकी बात कर ली जाए, जो न्यूक्लियस होता है इसको कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। तो ये हर एक कोशिका के पास उसका खुद का न्यूक्लियस होता है और यही मेन परफॉर्मर होता है कि क्या कोशिका करेगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे जो है कल नए वीडियो में कोशिका का शेप और साइज, उसके बाद हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा हमारे चैनल पे और देखते रहिएगा हमारा चैनल। Thank you for watching.